मैं आज आपके सामने ज्यामिति का पार्ट 1 लेके आया हूँ। अपन पूरी ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी पार्ट बनेंगे मैं पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट कराऊंगा, इसलिए जुड़े रहें चैनल के साथ और प्रत्येक वीडियो देखिए। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो कि बहुत ही इसेंशियल है हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। तो ज्योमेट्री में आपको ओनली केवल पॉइंट्स को जान लेना आवश्यक है या नॉलेज होना आवश्यक है। जैसे नाम से कोण के नाम पूछ लेता है या डेफिनेशंस पूछ लेता है या उनकी जानकारी पूछ लेता है, तो आपको उनके टर्म के नाम और उनकी डेफिनेशन परिभाषाएं आनी चाहिए। तो जैसा कि आप ऊपर लिखा है इधर, अपन इस वाले पार्ट में पार्ट 1 है ये, एंगल और रेखा के बारे में, कोण और रेखा के बारे में जानकारी अपन पढ़ेंगे यहाँ पर मेनली। इसके आगे वाले पार्ट में मैं आपको त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के प्रकारों के बारे में, सर्कल वृत्त के बारे में, या फिर 2D आकृति, 3D आकृति, उनके फार्मूला, आयतन और सभी मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो अपन शुरू करते हैं। जैसे इस वाले पार्ट में अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो शुरुआत जो हुई हमारी ज्योमेट्री की वो कहाँ से हुई? तो शुरुआत हमारी ज्योमेट्री की हुई बिंदु से। अब आप सभी जानते हैं बिंदु कैसा होता है। ये मैंने एक बिंदु लगा दिया, ठीक है। बिंदु की खासियत ये होती है, बिंदु की खासियत ये होती है कि उसकी न तो लंबाई होती न चौड़ाई होती। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूँ और आपको भी लिखना नहीं है। बिंदु आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई कुछ नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। मैंने शुरुआत बिंदु से इसलिए की क्योंकि हमारी ज्योमेट्री की शुरुआत ही बिंदु से हुई है। अब देखिए बिंदु से अपन आगे बढ़ते हैं। रेखाखंड, रेखा नहीं है ये, रेखा खंड दे रखा है। रेखा खंड की खासियत ये होती है कि एक इस तरीके की रेखा और जिसके सिरों पर क्या लगे हो? बिंदु हो। एक निश्चित लंबाई की रेखा, ये निश्चित लंबाई है। इसकी लंबाई अपन मान सकते हैं जैसे कि 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एक रेखा जिस पर निश्चित बिंदु दे रखे हैं उसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड, जिसके दोनों सिरों पर क्या है? बिंदु है। ये हमारे पास रेखाखंड हो जाएगी। अब इस रेखाखंड की क्या खासियत है? रेखाखंड की खासियत है कि इसकी लंबाई तो होती है परंतु चौड़ाई नहीं होती। लंबाई तो होती है परंतु चौड़ाई नहीं होती। बिंदु की 0 लंबाई और 0 चौड़ाई, ठीक है, लेंथ ब्रेथ। और इसकी लंबाई तो होती है पर चौड़ाई नहीं होती। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास किरण। अब देखिए किरण, किरण की खासियत ये होती है, किरण जैसे अपन मान ले सूर्य की किरण, तो सूर्य की किरण क्या है? सूर्य से चलेगी और हम तक आ रही है या कहीं तक भी अनंत तक जा रही है। तो किरण की खासियत होती है कि जिसके एक सिरे पर तो बिल्कुल बिंदु हो और दूसरी तरफ वो अनंत तक जाने के लिए उस पर एरो का निशान हो। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो रेखाखंड के दोनों सिरों पर होते हैं बिंदु और किरण की खासियत होती है एक पॉइंट से होकर चलती है और दूसरा वाला जो होता है वो एरो का निशान होता है जो अनंत तक जाती है। तो एक किरण की लंबाई अगर हमसे पूछ ली तो कितनी? अनंत, क्योंकि ये अनंत तक जाएगी। आ रही बात समझ में? पहला बिंदु समझ में आया जिसका ना लंबाई ना चौड़ाई। दूसरा रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है और चौड़ाई 0 होती है। किरण की अनंत, अनंत को अपन ऐसे भी दर्शाते हैं, पता है आपको? ठीक है, अनंत लंबाई होती है, उसकी लंबाई क्या होती है? अनंत होती है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब हमारे पास आ जाते हैं अपन रेखा पर। तो ध्यान से देखिए रेखा। तो रेखा की खासियत ये होती है कि रेखा को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। समझ में आ रही बात? तो रेखा के क्या होता है? दोनों तरफ एरो होते हैं। रेखा की लंबाई कितनी होती है? तो रेखा की लंबाई हमेशा अनंत होती है। रेखाखंड की लंबाई आप नाप सकते हैं, बाकी किरण और रेखा की लंबाई अनंत होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ रही बात? ये नाम आप जानते होंगे लेकिन इतना बेसिक से नहीं जानते होंगे, और जानते तो बढ़िया बात है। क्लियर है? अब हमारे पास और क्या क्या है, और इन कोण के बारे में अपन पूरा थोड़ा डिटेल में देखेंगे। मैं रेखा के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक सरल रेखा पर, ये सरल रेखा है, रेखा को सरल रेखा भी बोलते हैं, ठीक है, सरल रेखा भी बोल सकते हैं। तो सरल रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं बताइए? सरल रेखा पर, तो एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। पहली वाली पॉइंट रेखा के बारे में जरूर जानिएगा। दूसरा वाला पॉइंट है कि हमारे पास कहीं पर भी 2 बिंदु लगा दिया जाए, जैसे कि ये 2 बिंदु, तो इन 2 बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। जैसे ये 2 बिंदु, इन 2 बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। समझ में आ रही बात? तो किन्हीं भी 2 बिंदुओं से, 2 बिंदुओं से एक सरल रेखा खींची जा सकती है। 2 बिंदुओं से एक सरल रेखा खींची जा सकती है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट अपन देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। और ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास एक ही बिंदु से, जैसे ये एक बिंदु है, इससे एक रेखा ये जा रही है,
एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, ठीक है। तो एक ही बिंदु से अगर दो या दो से ज़्यादा रेखाएं जाए तो उस बिंदु को बोलते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु जो दो सबका कॉमन है, ठीक है, या संगामी बिंदु। संगामी बिंदु जो इन सभी रेखाओं का संगमन है। और जो रेखाएं जाती हैं, अगर एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरती है तो उन रेखाओं को बोलती हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं आपने पढ़ा होगा, गंगा यमुना का संगम, ठीक है। और उस तरीके से संगामी बिंदु होगा अगर एक ही बिंदु से होकर ज़्यादा रेखाएं जाए, और ये रेखाएं कहलाती हैं संगामी रेखाएं। क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं हुआ? समझ में आ रही बात? इसके बाद और रेखा के पार्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने नाम सुना होगा समांतर रेखा, नाम सुना ही नहीं सुना? समांतर रेखाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं की खासियत क्या होती है? वे दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच का अंतर हमेशा समान रहे, अंतर हमेशा समान रहे, ठीक है। मैं हमेशा समांतर रेखाओं के लिए उदाहरण देता हूँ रेल की पटरी, क्योंकि रेल की पटरी के बीच का जो डिफरेंस होता है दोनों तरफ का वो हमेशा सेम होता है। समांतर रेखाएं समझ में आई? समांतर रेखाओं का अर्थ होता है वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। इसी का उल्टा प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर बोलते हैं तो आपको ऊपर मैंने बताया ये जैसे अगर दो रेखाएं इस तरीके से काट रही है एक दूसरे को तो प्रतिच्छेदी रेखा है, तो उनको मैं लिख कर नहीं बताऊंगा। और किस प्रकार की रेखाएं हो सकती हैं अगर इस एक पेज पर बनाया जाए तो या तो सर रेखाएं इस तरीके से हो सकती हैं या रेखाएं इस तरीके से हो सकती हैं। क्या और कोई प्रकार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक और प्रकार मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिए। एक रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा इसी के ऊपर होकर अगर जा रही है, समझ में आ रही बात? अगर एक रेखा हमारे पास किधर से भी गुजर रही है और दूसरी रेखा उसी के ऊपर से ऊपर गुजरे तो इनको बोलते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, समांतर रेखाएं 0 बिंदु पर काटती हैं, और संपाती रेखाएं जो होती है वो अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? एक और केस हो सकता है लेकिन वो 2D में नहीं होता है, मतलब इस पेज पर नहीं होता है। देखिए 3D में पॉसिबल है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण लेके बताता हूँ। जैसे मेरे पास ये पेन आया, एक रेखा ये हो गई। अब इस पेज पर तो मुझे या तो ये इस तरीके से क्रॉस करके निकलेगी, प्रतिच्छेदी होगी, या इस तरीके से समांतर होगी, या एक दूसरे के अगर ऊपर हो जाएगी तो ये संपाती हो जाएगी। लेकिन 3D में जैसे इस पेज से ऊपर हटकर, जैसे कि हमने देखा होगा, ब्रिज देखे होंगे आपने, नीचे रेल निकल रही, रेल की पटरी निकल रही है और ऊपर हमारे पास ब्रिज से बस निकल रही है। अब देखिए ये जो पेन जा रहा है, ध्यान से देखिए, अब ये ना तो प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए ना तो टच कर रहा है, इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। ये इधर होकर निकल गया और ये इधर होकर निकल गया, तो ना तो समांतर है, ना प्रतिच्छेद कर रहा है, ना संपाती है। तो ये तीसरा केस है, ये केवल 3D में ही पॉसिबल है। समझ में आ रही बात? 3D में ही पॉसिबल है। तो ये वाला जो केस कहलाता है, इनको बोलेंगे अपन विषम रेखाएं। विषम रेखाओं का अर्थ है न तो प्रतिच्छेदी हो, न समांतर हो, न संपाती हो। ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है? विषम रेखाएं कहलाती है। आप ब्रिज का उदाहरण देख लीजिए, सिंपल सी बात है। और ये केवल 3D में ही पॉसिबल है, त्रिविमीय ज्यामिति में ही पॉसिबल है। त्रिविमीय ज्यामिति मतलब हम आकाश में ही इसको पेज पर नहीं बना सकते, इसलिए मैंने पेज पर बनाया भी नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो विषम रेखाएं और क्लियर हुई आपकी। तो रेखाओं से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी जो अपन कोण के साथ पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा? अब अपन चलते हैं कोण के पास, ठीक है। रेखाएं आपकी क्लियर हुई। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कोण, किस किस प्रकार से कोण हो सकते हैं, कोण के क्या क्या नाम हो सकते हैं और कितने प्रकार होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते अपन कोण के बारे में। तो कोणों के नाम होते हैं अलग अलग, ठीक है। किस किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने लिखा है मैंने, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, या बहुत सारे अलग अलग पूरक कोण, संपूरक कोण नाम आते हैं, डेफिनेशंस आती हैं और आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कोण में
तो आप जानते हैं सबसे पहले तो कोण कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, एंगल्स। तो कोई भी दो चीज़ें, कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर कितना झुकी हुई, जैसे ये और ये, तो ये दोनों एक दूसरे से कितना बना रही है, तो ये इनके बीच का एंगल बनेगा। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों के बीच का एंगल, या जैसे कि ये इधर बना रही है तो ये एंगल बन रहा है, या ऊपर की तरफ है तो ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये सभी कोण के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, सभी जानते होंगे कोण। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है न्यून कोण। ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप, समकोण, अधिक कोण। तो न्यून कोण में ध्यान देना है आपको, एक एंगल जो हमारा 90 डिग्री से कम हो। इन तीनों एंगल्स में अपने को 90 से रिलेट करना है। तो सबसे पहले आप चाहो तो मैं समकोण के बारे में बता देता हूँ। अब आपको याद रखना है प्लीज़, समकोण जब भी आए, समकोण जब भी आए, हालांकि पूरी ज्योमेट्री में मैं आगे बताने वाला हूँ सम का मतलब समान होता है, लेकिन यहाँ नहीं, केवल आपको समकोण पूरा हमेशा साथ में पढ़ना है। और समकोण जब भी बोला जाए मतलब समझ लेना है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और समकोण को हमेशा किस तरीके से दर्शाते हैं, तो अगर कोई भी चीज़ जैसे कि ज़मीन पर दीवार खड़ी है, पूरा परफेक्टली सीधा खड़ा रहता है, ठीक है, तो ये कोण, समकोण को हमेशा कभी भी कोण दिया और इस तरीके से दर्शाया जाए अगर आपको, तो आप समझ लेना ये 90 डिग्री लिखा है। कभी ये नहीं भी लिखा हो और केवल ये पार्ट देते तो आप समझ लेना ये 90 डिग्री है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब 90 डिग्री से जो छोटा होगा, न्यून होगा, उसको न्यून कोण, तो इस कोण को बोलते हैं 90 डिग्री से छोटा कोण। 90 डिग्री से जो छोटा होता है, तो छोटा है तो इधर झुकेगा, अगर अपन इधर से नाप रहे हैं तो इधर झुकेगा, तो ये कोण जो कहलाता है वो न्यून कोण कहलाता है। सेम एज अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक या 90 डिग्री से बड़ा कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। अगर अपन यहाँ से नाप रहे हैं 90, तो चूंकि यहाँ होता है, तो इससे भी बड़ा अगर आप चांदे से देख पाएंगे तो 90 डिग्री से बड़ा कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण। ठीक है, तो समकोण का उदाहरण तो 90 डिग्री से, न्यून कोण का उदाहरण आपके बहुत सारे हैं। 60 डिग्री बोल दिया जाए, 30 डिग्री बोल दिया जाए, 80 डिग्री बोल दिया जाए, 89 डिग्री बोल दिया जाए, जितना भी आपको 0 डिग्री बोल दिया जाए। ठीक है, 0 डिग्री हालांकि पूर्ण कोण में भी आएगा। ठीक है, 10 डिग्री बोल दिया जाए। 90 डिग्री से जो छोटा होगा वो हमारा न्यून कोण कहलाएगा। यहाँ मैं 0 डिग्री का नाम नहीं लेता हूँ, 0 डिग्री को काट रहा हूँ, क्योंकि 0 डिग्री को न्यून कोण नहीं बोलेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं बोलेंगे। ठीक है, 10 डिग्री आ गया या कुछ भी आ गया, तो 0 से 90 तक जो कोण होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यून कोण। क्लियर है, समकोण पता ही है। अधिक कोण में आपको 90 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं, 180 से छोटा, मतलब 90 और 180 के बीच में इतना सा। मतलब आपसे बोल दिया जाए 150 डिग्री चलेगा, 160 डिग्री चलेगा, 110 डिग्री चलेगा, 100 डिग्री चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे आपने बोल दिया 200 डिग्री, तो ये गलत है। ये 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा नहीं। तो अधिक कोण की कंडीशन थोड़ी सी याद रखना है। 90 से बड़ा पढ़ते आ रहे थे अभी तक, लेकिन 180 से छोटा शायद नहीं पढ़ा होगा आपने, तो अभी मैंने पढ़ा दिया, आपको बता दिया 180 से छोटा भी होना चाहिए। क्लियर है, आ रही बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद सरल कोण या रिजु कोण। ठीक है, सरल कोण, रिजु कोण या सरल रेखा कोण भी बोलते इसको। तो एक रेखा कितना कोण बनाती है, अगर ये रेखा पूरा आपने चांदा देखा होगा, वो चांदा कितना कोण बनाता है, पूरा ये कोण होता है 180 डिग्री का। कितना होता है, 180 डिग्री का कोण होता है, इसको बोलते हैं सरल कोण या रिजु कोण। तो रिजु कोण जब भी बोल दिया जाए, सरल कोण जब भी बोल दिया जाए, आप समझ लेना 180 डिग्री का कोण हो रहा है, या कहीं पर भी एक रेखा जा रही हो समझ लेना 180 डिग्री का कोण बोल रहा है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। अगर 180, देखो मैं यहाँ से चला था, यहाँ तक आया, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर यहाँ तक आ गया, अब यहाँ पर जा रहे हैं। मतलब अगर कोण 180 से बड़ा हो जाए, समझ पा रहे हैं, 180 से बड़ा हो जाए, 180 यहाँ से नाप रहे थे, यहाँ तक अगर आते तो 180 था, लेकिन ये 180 से और बड़ा हो जाए, तो अगर प्रतिवर्ती कोण को बोलते हैं 180 से बड़ा और 360 से छोटा। मतलब ये पूरा यहाँ पर, जैसे यहाँ कोई लाइन आ गई और यहाँ तक नापना पड़ गया अपने को, तो ये पूरा कोण क्या कहलाता है, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। क्लियर है?
ठीक है। तो प्रतिवर्ती या वृहद कोण का खासियत है 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर आपसे बोल दिया जाए 270 डिग्री बोल दिया या कुछ भी बोल दिया। पूर्ण कोण मतलब पूरा कोण। अब पूर्ण कोण मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर अगर पूरा कोण नाप कर वापस दूसरी रेखा यहीं पर आकर खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं पूरे गोले का कोण। तो पूर्ण कोण कितना होता है? तो पूरा गोला अगर आप देखेंगे कभी भी 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री से अधिक कुछ नहीं होता है। अगर आप वापस चलेंगे 400 डिग्री, तो 400 डिग्री 40 डिग्री के बराबर रहेगा। क्लियर है? तो पूरे गोले का जो कोण होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है और ये 360 डिग्री 0 डिग्री के बराबर भी रहता है। ध्यान दीजिएगा, 360 जो होता है ना वो 0 के बराबर भी रहता है, इसलिए मैं वहाँ 0 नहीं बता रहा था। तो पूर्ण कोण हालांकि होता है 360 डिग्री का, लेकिन ये 0 डिग्री भी अगर आ जाए तो वहाँ पर थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि ये कोण कितना का है, 0 डिग्री का भी है, क्योंकि अंदर खुद से कितना बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अपन त्रिकोणमिति में यूज़ करते हैं, लेकिन अभी उतना नहीं जाऊँगा, मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। पूर्ण कोण समझ में आया आपको? ठीक है, 360 डिग्री का कोण कहलाता है पूर्ण कोण। ठीक है, मैं एक बार और आपका एक चित्र बनाकर यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो चित्र थोड़ा सा अच्छा है ये। अगर आप कभी भी इस तरीके से एक चतुर्थांश आपने पढ़े होंगे, चतुर्थांश का नाम सुना होगा, जैसे कि ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है। एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है अपने को। तो चांदे पर यहाँ लिखा होता है 0 डिग्री, यहाँ लिखा होता है 90 डिग्री, यहाँ लिखा होता है 180 डिग्री, बस ये चांदा होता है। लेकिन ये पूरा अगर इधर देखा जाए तो ये 270 डिग्री, और यहाँ पर आओगे वापस आप तो क्या मिल जाएगा आपको? 360 डिग्री। तो इसके बीच में पहले वाले, इसको अगर अपन फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, ये सेकेंड चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में, ये बीच में, तो ये कहलाएगा हमारा न्यून कोण। और अगर आप 90 तक जा रहे हैं, 90 तक जा रहे हैं मतलब ये 90, तो ये हो जाएगा समकोण। और यहाँ तक गए, इससे बढ़कर आगे गए तो ये अधिक कोण। ध्यान से देखते रहेगा, न्यून कोण, फिर समकोण, फिर अधिक कोण। अब ये पूरा कोण अगर बना लिया अपन ने, तो ये एक रेखा पर है, तो सरल रेखीय कोण या ऋजु कोण अपन ने पढ़ा। इससे बड़ा कोण यहाँ तक आ गए, जैसे आप पूरा ही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, और ये कोण अगर यहाँ से पूरा आपने गोला बना लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 360 डिग्री का पूर्ण कोण हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस वाले चतुर्थांश वाले तरीके से आप अच्छी तरीके से और सीख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक क्लियर है? आपका कोण के बारे में जानकारी क्लियर हुई है? ठीक है, अभी भी बहुत सारे कोण बचे हैं। ठीक है, चलिए उनके बारे में अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन पूरक कोण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरक कोण और समपूरक कोण। ठीक है, तो पूरक और समपूरक, देखिए दोनों के बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके सामने, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि पूरक कोण किसे कहते हैं और समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो प्लीज़ याद रखना है, यहाँ पर पूरक और समपूरक जो हैं दोनों अकेला एंगल नहीं होता है, दो कोण का रिलेशन होता है। तो यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो होगा पूरक, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वो होगा समपूरक। मैंने मेरा याद रखने का तरीका बता रखा है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन मेरा एग्जाम में गलत हो चुका है पूरक और समपूरक से रिलेटेड, इसलिए मैंने तब से बना लिया है। देखिए 180 बड़ा है इसलिए इसका नाम बड़ा है, सिंपल सा इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो पूरक कोण में याद रखना है, जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 हो तो वो होंगे पूरक, और जब दो कोणों का योग 180 हो तो समपूरक। जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ, 60 डिग्री का पूरक कोण बताओ। अगर आपसे पूछ लिया 60 डिग्री का पूरक, तो 60 डिग्री का पूरक होगा 30, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 90 हो रहा है। और जब यही एग्जाम्पल अगर आ जाए 60 डिग्री का समपूरक बताओ, 60 डिग्री का समपूरक बताओ, तो 60 डिग्री का समपूरक कौन होगा? थोड़ा सोचिए, 180 में से घटाना है 120, क्योंकि इन दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है और यहाँ पर इन दोनों का योग 90 हो रहा है, इसलिए इनका नाम का जानना जरूरी है। और प्लीज़ याद रखिएगा, पूरक और समपूरक दोनों जो होते हैं, या पूरक कोण जो होगा वो दो कोणों का योग होगा, और समपूरक होगा वो भी दो कोणों का योग होगा। अकेला कोण कभी भी पूरक या समपूरक नहीं होता है, दूसरे से रिलेट करता है, रिलेशन लाता है। समझ में आ रही बात? अगर 90 डिग्री का पूरक बोल दिया जाए तो 90 डिग्री का पूरक होता है 0, क्योंकि इन दोनों का योग 180 डिग्री। और 90 डिग्री का समपूरक बोल दिया जाए तो होता है 90 डिग्री। तो इस तरीके से एग्जाम्पल भी पूछ सकता है।
आपको बस ये याद रखना है कि समपूरक निकालने के लिए उसको 180 में से घटाना है और पूरक निकालने के लिए उसको 90 में से घटाना है, यूं सोच सकते हैं। क्लियर है? पूरक संपूरक क्लियर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरक संपूरक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर भी थोड़ा इंग्लिश नेम में भी कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अपन नॉर्मली पूरक देते हैं तो सप्लीमेंट्री नहीं, ध्यान दीजिएगा, पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में और समपूरक को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्लियर है? इनको भी याद रखने का तरीका, सी छोटा है इसलिए यहाँ पर छोटा, एस बड़ा होता है इसलिए यहाँ पर बड़ा, इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ? इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो अच्छी तरीके से याद करिएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि कुछ नाम और दे रखे मैंने, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, या इसमें और भी नाम आते हैं, एक ही ओर के अंतः कोण। ये सभी जो रिलेशंस हैं, ये सभी रिलेशन बनते हैं हमारे पास समांतर रेखाओं से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ लाइंस खींचकर बता देता हूँ और फिर क्वेश्चन बनता है। देखिए वहाँ पर जैसे अगर जैसे दो समांतर रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं और अगर उस पर एक तिर्यक रेखा गिरती है, अगर उस पर एक तिर्यक रेखा अपन डालते हैं, दो समांतर रेखाएं हैं ये और उस पर एक ये तिर्यक रेखा अगर गिरती है तो देखो क्या क्या रिलेशन बनता है। तो देखो सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण, नाम से पता चल रहा है शीर्ष भिमुख, शीर्ष के भिमुख हो। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, प्लीज ध्यान दीजिए, और ये है शीर्ष, इस शीर्ष से पर काटेगी और इसके दोनों भिमुख, मतलब एक का मुख इधर और एक का मुख इधर, तो ये दोनों कोण हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। आप जरूर देख सकते हैं, कभी भी कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। दो हमारे पास आ गया, दो पेन आ गए, अब ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो आप देखिए इधर का कोण और इधर का कोण दोनों हमेशा बराबर होंगे, दोनों हमेशा बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होंगे। या जैसे मैंने इससे पहले 90 डिग्री वाला बनाया था, देखिए ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर भी देखा जाए तो शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्ष से ये कोण बराबर है और इसका ये कोण जो इसके बराबर है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर है? एकांतर कोण, एकांतर कोण अगर आपको कभी भी कहीं पर भी समांतर रेखाओं में जेड दिख जाए, ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, जेड दिख जाए, जेड दिख रहा है, देखो यहाँ पर जेड नजर आ रहा है आपको, ये जेड, तो ये जेड जो दिख जाए तो जेड का ये कॉर्नर और ये कॉर्नर सदैव क्या होगा? समान होगा। या यहाँ पर देखो उल्टा जेड अगर आपको दिख रहा हो तो बड़ा, इधर से यूं चलकर ये बड़ा जेड, तो जेड वाले कॉर्नर वाले कोण, ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो एकांतर कोण का मतलब होता है जेड वाले कोण। क्लियर है? नेक्स्ट संगत कोण, संगत कोण को मैं नॉर्मली बोलता हूँ संगत कोण को सीढ़ी वाले कोण। जैसे कि देखिए ये कोण जो है इसके बराबर होगा, ये कोण जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इनका यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, नाम से कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो संगत कोण में ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। और एक और होता है एक ही ओर के अंतर कोण, ध्यान दीजिएगा, ये वाले दोनों कोण, अंदर अंदर वाले दोनों कोण बराबर नहीं होते, दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये अंदर वाले दोनों कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इनको बोलते हैं एक ही ओर के अंतः कोण। अगर यहाँ पर इन इतने एंगल में मुझे केवल एक एंगल भी दे दिया जाए तो मैं सभी एंगल के मान निकाल पाऊंगा। क्लियर है? जैसे मैं आपको यहाँ पर करके बता सकता हूँ बोले। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जाम्पल और यहाँ पर लेकर बता देता हूँ, ऐसे रेखा खींचकर। जैसे मेरे पास यहाँ पर इस एंगल का मान इन्होंने बोल दिया 60 डिग्री, देखो मैं सभी एंगल कैसे निकाल कर बताता हूँ। अगर ये 60 है तो देखिए थोड़ा ध्यान से, ये सीढ़ी वाला ये 60 है तो ये भी 60 होगा, शीर्षाभिमुख को, समझ में आ रहा? और देखिए ये जेड वाला, ये जेड है तो ये भी 60 होगा। क्लियर हो रहा? और ये शीर्षाभिमुख है तो ये भी 60 होगा। यहाँ तक ठीक है? अब देखो इन दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है, अंदर अंदर वाले का योग। या बोले एक पूरी सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 होता है, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो गया। अगर ये 120 है तो ये भी 120, ये भी 120, और इसके शीर्षाभिमुख है ये भी 120। बहुत सारे तरीके से तो अपन सभी एंगल निकाल सकते हैं, केवल यहाँ पर हमारे पास केवल एक एंगल हमको दे दिया जाए तो। क्लियर हुआ? कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और इनसे रिलेटेड मैं अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे अपन और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।